मेरी शादी को 3 महीने ही हुए थे जब मेरे शौहर ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि उनका कतर का वीज़ा लग गया है। वो मुझे लेकर कतर जाएंगे, वहां पर बेपनाह पैसे कमाएंगे और हम लोग खूब ऐशो आराम से रहेंगे। मेरी सास को ये बात बहुत नागवार गुजरी। आज शाम को ही मेरे शौहर ने ये खबर सुनाई थी और वो चाहते थे कि मैं उनके साथ ही जाऊं। मेरी सास की आंखों में तो पानी आ गया। कहने लगी, मेरा एक ही बेटा है, मैंने उसकी शादी की इतने अरमानों से और वो अपनी बहू को लेकर इतनी दूर जा रहा है, क्या मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती? मेरा शौहर बड़ी रुखाई से बोला, अम्मा आप वहां चलकर क्या करेंगी? हम दोनों की जिंदगी है, हमें गुजारने दें। आपने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है, अब आप अल्लाह अल्लाह करें। मेरे शौहर की ये बात सुनकर सास का दिल बहुत दुखा था यकीनन, लेकिन वो खामोश रही थी। जाहिर है अपने इकलौते बेटे से वो लड़ाई झगड़ा तो करने से रही थी, लेकिन मुझे उनके लिए महसूस हो रहा था कि अगर वो भी हमारे साथ चलती तो यकीनन हमारी जिंदगी में बरकत होती। बहरहाल मेरे शौहर की आदत बहुत मुख्तलिफ थी। वो कभी भी कोई बात नहीं सुनते थे, बस जो दिल में आता वही करते। इन्होंने मुझसे कहा कि तुम बाजार से जाकर खालिस सिरका ले आना। मैंने कहा, मैं खालिस सिरके वाली दुकानों को तो नहीं जानती, लेकिन हमें खालिस सिरके की क्या जरूरत है। बोले कि जब हम सामान पैक करेंगे तो उसमें 2-3 लीटर सिरका भी होना चाहिए। मैंने कहा, हमें तो सिर्फ 40 किलो वजन लेकर जाने की इजाजत है और आप कह रहे हैं कि साथ 3 लीटर यानी 3 किलो सिर्फ सिरका लेकर चलूं। हमें भला सिरके से क्या फायदा होगा? मैं उनसे उलझ पड़ी। अरे पागल औरत, वहां पर मेरे एक दोस्त की शादी है, मैंने उसकी दुल्हन को तोहफे में सिरका देना है। लेकिन तोहफे में सिरका क्यों देना है आपने? आप तोहफे में कुछ और भी तो ले जा सकते हैं, कोई अंगूठी या फिर ऐसी चीज जो जगह कम घेरती हो। मैंने जो कहा है उतना ही करो। मेरे शौहर ने मुझे आंखें दिखाते हुए कहा। मैं तो बस उन्हें देखती ही रह गई। मैं नहीं जानती थी कि सिरका इतना जरूरी है। इन्होंने कहा था कि खालिस सिरका लेकर आओ जिसे 60 दिनों में सेब से ही तैयार किया गया हो। अब मैं ऐसा सिरका कहाँ से लेकर आती, जबकि ये काम भी मर्दों का है। मैंने अपनी सास से कहा, क्या आपके पास घर का बना सिरका मौजूद है? मेरे शौहर ने यह बात सुनी तो गुस्सा हो गया। बोला, घर का बदबूदार सिरका वहां नहीं चलेगा। मैंने उन लोगों को एक खूबसूरत सी पैकिंग में इस सिरके को तोहफे में देना है, तो हमें बाजार से सिरका लेना चाहिए। कोई बात नहीं, हम उन्हें कह देंगे कि ये खालिस सिरका है। मैं अपने शौहर की बात सुनकर बस सर हिला कर रह गई। मैंने उस बात पर अमल नहीं किया, यहाँ तक कि हमारी रवानगी का वक्त आ गया। अब हमें जाना था। जाने से पहले मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने सिरका रख लिया? मैंने कहा नहीं। तो इन्होंने जनरल स्टोर से जाकर 3 बोतलें पकड़ लीं। ये तीनों बोतलें सिरके से भरी हुई थीं। उन पर लगे कागज भी मेरे शौहर ने हटा दिए ताकि ऐसा लगे कि ये सिरका खालिस है। उन्हें गिलास की खूबसूरत बोतलों में डाल दिया गया और फिर हमने वो अपने बैग में रख दिया। अब वो सिरका तो तैयार था, पर मैं बहुत परेशान थी। समझ नहीं आता था कि इतनी ज्यादा मिकदार में शौहर सिरके का क्या करेगा। बहरहाल हम लोग जहाज में बैठे और घंटों में परवाज करके कतर आ गए। कतर की सरजमीन पर उतरते ही मेरे शौहर का रवैया ही बदल चुका था। वो इस कदर हड़बड़ी में लग रहा था जैसे मुझे भी छोड़कर भाग जाएगा। मैंने अपने शौहर की हर बात मानी थी, पर यहाँ आकर मेरा शौहर बहुत ही लापरवाह लग रहा था। वो मुझे लेकर एक छोटे से फ्लैट में आ गया। हमने अपना सामान वगैरह खोला और दिन का खाना खाया। मेरे शौहर ने सिरके की बोतलें हिफाजत से अपनी अलमारी में रख दी और कहने लगा, इन्हें छेड़ना मत और हाँ, कल के लिए तैयार हो जाओ। बहुत अच्छा सा सूट पहनना है तुमने। मेरे दोस्त की शादी है, कोई गली मोहल्ले की नहीं जिसमें तुम आम से कपड़े पहनकर चली जाओ। यहाँ पर ये रंग बिरंगे कपड़े नहीं चलेंगे। मैंने कहा, मैं फिर कौन से कपड़े पहनकर चलूं? मेरे शौहर ने मेरे सामने एक छोटी सी कमीज रखी जो ऐसी थी कि इंसान पहनकर खुद को भी ना देख सके। मैंने तो कभी कमरे में भी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। मुझे अपने शौहर की इस बात पर बहुत हैरत हुई थी। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे इतने छोटे कपड़े पहनाकर बाहर ले जाओगे? उसकी आंखों में अजीब सी सफाकी थी। यही कपड़े तुम्हें पहनकर चलना होगा, वरना पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे उसकी बात सुनकर रोना आने लगा। बोला कि ये रोने का वक्त नहीं है, तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनकर चलना है तो चलो, वरना तुम यहीं घर पर रह जाओ और वापस आकर बस मेरा इंतजार ही करती रहना। मैं इस कमरे में दोबारा वापस नहीं आऊंगा। मैं हैरान थी कि मेरा शौहर ऐसा क्यों कर रहा है।
वो मुझे छोटे कपड़े पहनाकर इतनी बड़ी तकरीब में क्यों लेकर जाना चाहता है, जबकि मैं गांव में तो बहुत खूबसूरत कपड़े पहनती थी जो मेरे पांव तक आते थे। वहां मेरे शौहर ने कभी मुझ पर ये एतराज नहीं किया कि तुम ऐसे कपड़े पहनो या फिर फैशन करो, पर यहाँ आते ही उसने अपने रंग अंग बदल दिए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से वही जोड़ा पहना। वैसे भी यहाँ मुझे कौन जानता और पहचानता था। मैंने सोच लिया कि मैं यही कपड़े पहनकर चली जाऊंगी, पर अपने शौहर को नाराज नहीं करूंगी। मैं वो कपड़े पहनकर आई तो शौहर बहुत खुश हुआ, बोला कि मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर लेकर जाऊंगा, वहां पर तुम्हारा अच्छे से मेकअप होगा और फिर ही तुम चलना। मैं अपने शौहर की इन करम नवाजियों के पीछे मौजूद भयानक वजह को नहीं समझ सकी थी। मैंने उसकी हर बात मान ली। यूं मैं तैयार होकर किसी मॉडल की तरह सज धज कर अपने शौहर के दोस्त की शादी में पहुंच गई। हमने वो ग्लास वाली बोतलें भी उठा रखी थीं जिनमें सिरका मौजूद था। मैंने अपने शौहर को सिरके की बोतलें दे दी। उसने कहा कि ये तुम उसकी बीवी को जाकर तोहफे में दे देना और साथ ही मेरा भी बताना कि ये मेरे शौहर ने खालिस बनवाया है और उसकी माँ ने 60 दिन लगाकर सेब का ये खालिस सिरका घर में तैयार किया है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने शौहर की तरफ बेयकीनी से देखा तो वो बोला, अरे पागल, यहाँ की औरतें शादी से पहले सिरका इस्तेमाल करती हैं, तुम्हें नहीं पता ना, तुम तो जाहिल हो, तुमने कभी दुनिया देखी नहीं है। शौहर की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। उसने मुझे देखा और फिर मेरे हाथ से गिलास की वो बोतलें छीनकर खुद ही स्टेज की तरफ जाने लगा जहां पर दुल्हन और उसकी बहनें बैठी हुई थीं। उसने जाकर बड़े अदब से ये तोहफा उन्हें दिया। इन लोगों ने हैरत से सिरके की बोतलों की तरफ देखा और फिर खुशी से उसे लेकर अपने पास रख लिया। ये देखकर मैं बहुत हैरान भी हुई थी कि आखिर इन लोगों ने सेब के सिरके को ऐसे देखा है जैसे कि वो कोई सोने का पानी हो जो इन्होंने पहले न देखा हो। मेरा शौहर उनकी दाद वसूल करके वापस मेरे पास आकर खड़ा हो गया और बोला, यहाँ पर जो भी खाना आएगा उसे खड़े होकर ही खाना, चम्मच और कांटे का इस्तेमाल करना, गांव के गवारों की तरह हाथ से खाना मत शुरू कर देना। मुझे अपने शौहर के बदले रवैये से बहुत दुख हो रहा था। हम लोग घर पहुंचे तो मैं खामोश सी थी। मुझे अपना आप बहुत बेवकत लग रहा था। आज जो कपड़े में पहनकर इस पार्टी में गई थी, मेरा वजूद जैसे बेमायने सा हो गया था। मैं घर आई, कपड़े तब्दील करने के लिए वॉशरूम में चली गई। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वहां पर मैंने लाल रंग के एक जोड़े को लटकते देखा। ये भी किसी लड़की के कपड़े ही लग रहे थे, पर ऐसा लगता था जैसे ये किसी लड़की ने शादी में पहनने के लिए लिए हों। लाल रंग का जालीदार जोड़ा था। ये मेरा भी नहीं था, ना मेरे कपड़ों में था, ना मेरे शौहर ने मुझे ला कर दिया था। मैं हैरान हो गई। मैंने अपने शौहर से पूछा कि ये जोड़ा कहाँ से आया। अभी मैं उससे ये बात पूछ ही रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला। एक औरत भड़कते लिबास में अंदर दाखिल हुई। उसने भी ऐसा ही कपड़ा पहन रखा था। ये कौन है? मैंने अपने शौहर को हैरत से देखकर कहा, ये मेरे दोस्त की बीवी है। शौहर मुस्कुराते हुए बोला और फिर उठकर उसे सलाम किया। उस औरत से कहने लगा कि ये मेरी बीवी है। वो औरत मुस्कुराई और सोफे पर बैठ गई। उसका हुलिया ऐसा था कि देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मुझे वो बहुत अजीब औरत लग रही थी, लेकिन मेरे शौहर की दोस्त की बीवी थी, सो मैं खामोश हो गई। ये यहाँ पर क्यों आई है? मेरे सवाल पर मेरे शौहर ने कहा कि ये और इसका शौहर इसी घर में हमारे साथ रहेंगे। 2 कमरे हैं, तो एक कमरे में तुम और मैं, दूसरे कमरे में ये लोग रहेंगे। मैं अपने शौहर की इस मंतक पर हैरान हो गई। वो लड़की किसी तरह से भी शादीशुदा नहीं लग रही थी। उसकी उम्र कम और लिबास मुख्तसर लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर ज्यादा बातचीत नहीं की थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी भी कमरे में दाखिल हुआ। उस लड़की से हंस हंस कर बातें करने लगा। ये दोनों बाहर चले गए। मैंने अपने शौहर से पूछा कि ये कौन है और हमारे साथ क्यों रहेंगे। बोला कि ये भी हमारी तरह उसी कंपनी में काम करेंगे जिस कंपनी में हम काम करेंगे। मैंने कहा, हमसे क्या मुराद है? क्या तुम मुझे भी नौकरी पर लेकर जाओगे? बोला कि और क्या, मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा तो फिर मेरे साथ क्या मेरे दोस्त की बीवी जाएगी? मुझे अब अपनी सास की याद आ रही थी और उनकी कदर भी हो रही थी, जो बात बात पर मेरे शौहर से सवाल करती थी और उसे कभी भी मुझे डांटने का मौका नहीं मिलता था। न ही वो कभी मुझसे कोई ऐसी बात कहता जो मेरे दिल को नागवार गुजरे। यहाँ तो मेरी सास भी नहीं थी, न मेरे शौहर को कोई पूछने वाला था। मैं बाहर आई तो मेरा शौहर परेशान था। उसका फोन मुसलसल बज रहा था। उसने फोन उठाया, कान से लगाया और बोला, जी, वो सिरका तो खालिस ही था। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी अम्मा को सेब ला कर दिए थे।
इन्होंने सेब से ही सिरका बनाया था। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे शौहर की आवाज कांप रही थी। लगता था जैसे उससे कोई बहुत बड़ी खता सरजद हो गई हो। ऐसा मत कहें, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। ये सिरका तो मेरी बीवी लेकर आई थी। उसके मुंह से ये बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा धचका लगा था। सिरका तो मेरा शौहर स्टोर से लेकर आया था, इसमें मेरा क्या कसूर? और सिरके की वजह से ऐसा क्या हो सकता है कि उसे सफाई देने की जरूरत पड़ गई? अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि घर के दरवाजे के बाहर पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज आने लगी। मैं ये सायरन सुनकर ही डर गई थी। मैं जानती थी मेरे शौहर से कोई खता हो गई होगी, इसीलिए पुलिस उनको लेने आई होगी। मेरा रंग उड़ चुका था। 2 मिनट के बाद पुलिस हमारे दरवाजे पर थी। इन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। शौहर ने दरवाजा खोला तो ये लोग शौहर को घसीटते हुए बाहर लेकर चले गए। बहुत गुस्से में लग रहे थे। उनके साथ काले कपड़ों में एक और आदमी भी था। वो आदमी देखा भाला लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे मैंने इसे पहले भी कभी देख रखा हो। खैर, इन्होंने मेरे शौहर को पुलिस वाली गाड़ी में बिठाया। मैं वापस अपने कमरे में जा रही थी कि एक आदमी मेरे पास आया और बोला, तुम भी चलो, इस जुर्म में तुम बराबर की शरीक हो। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने जुर्म क्या किया है। उसकी बात से तो ऐसा ही लगता था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा कत्ल कर दिया हो। मैं वहां से भागकर अंदर आ गई। जाहिर है मैं एक मर्द के साथ तो गाड़ी में नहीं बैठ सकती थी। इस आदमी ने मुझे जाते हुए देख लिया था। मैंने आकर कमरे का दरवाजा बंद किया और रो रो कर बुरा हाल कर लिया। फिर मैंने जाए नमाज उठाई, अल्लाह से दुआ करने लगी कि ये मुसीबत हम पर से टल जाए। आखिर हमने किया ही क्या है जिसकी हमें इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? तभी मुझे याद आया कि मेरी एक सहेली है, वो भी कतर में रहती है। क्यों न मैं उससे सिरके वाली बात पूछ लूं। मेरे फोन में उसका नंबर था। मैंने कॉल मिलाई तो उसने फोन उठा लिया। उसको उर्दू थोड़ी बहुत समझ आती थी, पर अब मुझे थोड़ी बहुत अरबी समझ आ जाती थी। मैंने उससे सिरके वाली बात पूछी तो वो हंस कर बोली, अरे पागल, इसमें तो फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर लोग शादी से पहले कुछ दुल्हनों को सिरके का तोहफा देते हैं, लेकिन वो तो शादी से तकरीबन 1 हफ्ता पहले दिया जाता है, क्योंकि दुल्हन को शादी से पहले सिरका इस्तेमाल करवाया जाता है। पर क्यों करवाया जाता है, मैंने पूछा तो वो कहने लगी कि ये वजह तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम उसी से पूछो जिसको तुमने दिया था। लेकिन असल बात यह है कि इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको पुलिस वाली बात बताई तो उसने फोन ही बंद कर दिया। लगता है कि वो भी मुझसे नफरत करने लगी थी। उसे मेरी बात बुरी लगी थी या फिर वो मुझसे किनारा कशी इख्तियार करना चाहती थी। मैंने अल्लाह से दुआ मांगना शुरू की, लेकिन मेरी दुआ कहाँ कबूल होना थी। अभी मैं जाए नमाज पर बैठी ही थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक मर्द और औरत खड़े थे। ये यूनिफॉर्म में थे। शायद ये पहले मुझे इसलिए लेकर नहीं गए कि इनके पास लेडी पुलिस नहीं थी। अब ये लोग लेडी पुलिस को लेकर आए थे और मुझे भी थाने लेकर जाना चाहते थे। मैं रोने लगी। उस औरत ने मुझे सहारा दिया और फिर मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर मुझे पुलिस की एक गाड़ी में बिठा दिया। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। हम लोग तो पाकिस्तानियों पर एतबार करते हैं, मगर वो हर बार हमें ही गलत साबित करते हैं। वो औरत ये बात मुझसे अंग्रेजी में कर रही थी। मुझे तो लगा जैसे मैं अभी मर जाऊंगी। मैं कभी भी ऐसे माहौल की आदी नहीं थी। इन लोगों ने मुझसे पूछा कि मेरा शौहर क्या काम करता है। मैंने कहा हम तो 1 हफ्ता पहले ही आए हैं और कल हमने इनके दोस्त की एक शादी में शिरकत की थी। इसके अलावा हमने कोई काम नहीं किया। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन आ गया। मुझे भी एक अकेले कमरे में जाकर रखा गया। मुझसे मुख्तलिफ तरह के सवाल किए गए कि मेरा शौहर किन किन सरगर्मियों में मुलविस है और क्या मेरे शौहर की किसी औरत से दोस्ती वगैरह है। मैंने साफ ना में सर हिला दिया। हम तो इससे पहले कभी कतर आए ही नहीं, मेरा यही जवाब था। फिर हमारा सारा रिकॉर्ड चेक किया गया। रिकॉर्ड चेक करने के बाद इन्हें कुछ इत्मीनान हुआ तो मुझे और मेरे शौहर को पुलिस स्टेशन से वापस घर भेज दिया गया। लेकिन मेरा शौहर बहुत परेशान था, निदामत से सर झुका हुआ था। वो तो मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहा था। मैंने पूछा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, मुझे कुछ तो बता दो, तुमने ऐसा क्या किया कि हमें थाने जाना पड़ा। बोला कि बस अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो। शौहर अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। मेरी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा और बोला, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम उस दिन खालिद सिरका लेकर आ जाती तो ऐसा ना होता। क्यों भाई,
सिरके की वजह से हम थाने गए थे क्या? तो तुम्हें क्या लगता है, और मैंने क्या तुम्हारे बाप के घर में चोरी की है, डाका डाला है, जो मुझे यहाँ सजा भुगतना पड़ रही है? मेरा शौहर गुस्से में था। इसने कहा अपना सामान पैक करो, हम वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। मैंने हैरत से शौहर की तरफ देखा। क्यों वापस पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? क्या आप नौकरी नहीं करेंगे? मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। जो कर्जा लेकर मैं यहाँ आया था वो भी डूब गया है। मैं इस पैसे को कैसे अदा करूंगा ये समझ नहीं आ रही। यहाँ आने में मेरा लाखों का खर्चा हो गया, तुम्हारे कागजात पर भी, पर तुम्हारी एक मामूली सी गलती की वजह से मुझे यहाँ से वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। एक सिरके की बोतल ने हमें कितना जलील कर दिया था। खैर मैंने सामान पैक किया। अगले ही दिन हम एयरपोर्ट पर मौजूद थे। मेरे शौहर के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। पूरे सफर में उसने मुझसे कोई बात नहीं की, बस यही कहता रहा कि तुम्हारी मामूली सी गफलत की वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, वरना मैं अपनी नौकरी पर होता और आज हम लाखों में खेल रहे होते। मैं अपने शौहर की बातें सुनकर खामोश थी। जब हम पाकिस्तान पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी तो हमारी अम्मा जान हमें देखकर बहुत खुश हो गईं। मेरी सास को यकीन नहीं आया कि हम वापस आ गए हैं। वो हमारी बलाएं लेने लगी, सदके वारी जाती और कहती, बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, शुक्र है कि तुम वापस आ गए। मुझे तो लगता है तुम दोनों मुझसे झूठ बोलकर कहीं घूमने फिरने गए थे, वरना कतर से कोई इतनी जल्दी तो वापस नहीं आता। तुम परदेश नहीं गए थे, तुम अपना हनीमून करने गए थे। मेरी सास बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, हमसे हंसी मजाक भी कर रही थी, पर मेरे शौहर के सर पर फिक्र सवार थी। इन्होंने तो अपने दोस्तों से कर्जा भी अच्छा खासा लिया था। इन्होंने कहा था कि अब मैं कोई ऐसा काम करूंगा कि मुझे वापस कतर की बजाय ओमान जाने के लिए कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, जिससे मैं खुद को संभाल सकूं। मैं अपने शौहर को देखती तो समझ न आता कि आखिर इतनी जल्दी कतर से वापस आने के बाद वापस परदेश जाने की उन्हें क्या जल्दी है। 1 महीना गुजर गया। मेरा शौहर अब ज्यादातर घर से बाहर रहने लगा। रात को आता तो थका हारा होता। उसे देखकर लगता जैसे वो बहुत ज्यादा काम करता है, लेकिन काम करने के बाद वो 1 रुपया भी घर नहीं लाते थे। अम्मा जी की पेंशन से ही घर का गुजारा चलता था। मैंने इनसे कह दिया कि अगर आपने अपनी रूटीन ठीक नहीं की तो मैं अपने अम्मा अब्बा के घर चली जाऊंगी, पर मेरे शौहर को मेरी इस बात से और गुस्सा आता। वो मुझे धनक कर रख देता। एक दिन मैं तंग आकर अम्मा अब्बा के घर चली गई। मैंने उनको सिरके वाली सारी बात भी बता दी और ओमान की भी एक एक बात का जिक्र किया, जिस पर मेरा भाई कहने लगा कि तुम्हारा शौहर बहुत ही बेवकूफ आदमी है, उसने जरूर खुद ही कोई गलती की होगी और अब बात सिरके और ऐसी वैसी चीजों पर डाल रहा है। सिरके की बोतल की वजह से उसे जेल नहीं हो सकती, या तो वो शराब लेकर गया होगा और दोस्त को उसने तोहफे में शराब दी होगी, इसी वजह से उसे वहां से निकाला गया है, तो या तो फिर कोई और मामला होगा। तुम खुद सोचो, वो सिरका लेकर क्यों जाएगा? मैंने कहा ये बात नहीं है, सिरका वहां पर दुल्हनों को तोहफे में दिया जाता है। मैंने कतर की एक सहेली से भी इस बात की तस्दीक की थी, उसने भी मुझे यही बताया था कि वहां पर दुल्हनों को शादी से पहले सिरका तोहफे में देते हैं, क्योंकि ये उनके पुराने वक्तों की रस्म है। जैसे भारत में शादी से पहले लोग हल्दी लगाते हैं ताकि किसी भी किस्म के जरासीमों से पाक हो जाएं, कतर में लोग सिरके का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके जिस्म पर कोई जरासीम बाकी न रहे और वो अच्छी तरह पाक हो जाएं। ये एक तरह का गुस्ल होता है। लेकिन ये समझ नहीं आती कि मेरे शौहर को सिरके की बोतल तोहफे में देने पर जेल में क्यों भेजा गया। मेरे भाई ने कहा कि जरूर फिर एक ही बात हुई होगी, इन्होंने जो सिरका दिया होगा वो नकली होगा, बाहर तो तेजाब वाले सिरके होते हैं, और जब उसके दोस्त की बीवी ने या फिर किसी और लड़की ने उस सिरके का इस्तेमाल किया होगा तो तेजाबियत की वजह से उसकी जिल्द पर बुरा असर पड़ा होगा, तभी वहां पर चीखों पुकार हुई होगी और फिर इन लोगों ने पुलिस को बताया होगा। क्योंकि कोई आदमी खालिस सिरके का बोलकर उन्हें तेजाब वाला सिरका दे जाए और वो लोग बिला झिझक इस्तेमाल कर ले तो नुकसान तो होगा ही। पूरी बात मेरी समझ में आ गई थी। मैंने अपने शौहर को ये बात पूछी तो उसने भी कहा कि ऐसी ही बात थी। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने उन्हें खालिस सिरके का कह दिया। मैं नहीं जानता था कि वो सिरके का कैसा इस्तेमाल करते हैं। और फिर बेवकूफ़ी तो देखो मेरी कि वो वही आदमी था जिसकी कंपनी में मुझे नौकरी करना थी। जब इन लोगों ने देखा कि मैं झूठ बोलता हूँ,
खालिस सिरके का कहकर उन्हें तेजाब वाला सिरका दे दिया तो इन लोगों ने मुझे अपनी कंपनी से भी फारिग कर दिया, क्योंकि ये लोग झूठे लोगों के साथ काम नहीं करते और मेरे एक मामूली से झूठ ने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया। मैं तो वहां पर तुम्हें भी चमकीले कपड़े पहनाकर ले गया था कि शायद इन लोगों के स्टैंडर्ड के मुताबिक हम चल सकें, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे माँ की बद्दुआ लग गई है। अगर मैं अपनी अम्मा का बना खालिस सिरका ले जाता तो मुझे ये दिन देखना न पड़ता, न मेरी मेहनत जाया होती। मैंने कहा, बाकी सब बातें अपनी जगह, लेकिन माँ की बद्दुआ वाली बात बिल्कुल सही है। आपको कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अपनी माँ की बद्दुआ लगी है। आइंदा अपनी माँ की दुआ लिए बगैर कहीं मत जाइएगा।